दुनिया के नक्शे को देखने पर क्या कभी ऐसा लगता है कि ये एक विशाल फटी हुई तस्वीर है? हाँ हाँ, जिसके टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ा जा सकता है ना। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है वो एकदम ठोस और अडिग है। और बचपन से भूगोल की किताबों में जो नक्शा हम देखते आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर पर खींची गई लकीर हो। हाँ, जो कभी नहीं बदलती। लेकिन क्या हुआ अगर ये कहा जाए कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो असल में खिसक रही है? सुन के अजीब लगता है ना। हाँ, इंसान का जीवन इतना छोटा होता है कि हमें पृथ्वी एक बेहद शांत और स्थिर जगह लगती है। सही बात है। और सिर्फ थोड़ा बहुत खिसकना नहीं, मतलब हमारा अपना भारतीय उपमहाद्वीप एक समय में मेडागास्कर के पास हुआ करता था। हाँ, और आज भी ये एशिया से टकरा रहा है, ठीक उसी गति से जिस गति से हमारे नाखूनों की लंबाई बढ़ती है। क्या बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारी चर्चा का स्रोत भौतिक भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। बिल्कुल। और ये स्रोत इस स्थिरता के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर विज्ञान ने यह कैसे साबित किया कि जमीन के ये विशाल टुकड़े, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं। हाँ, और हम इन भूगर्भीय अवधारणाओं को मतलब एक भूगोल के छात्र के नजरिए से समझेंगे, लेकिन किसी उबाऊ क्लासरूम लेक्चर की तरह नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे हम पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की तरह देखेंगे। और इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है साल 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मौसमविद के साथ। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने पूरे भूविज्ञान जगत में हलचल मचा दी। हाँ, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया। और वेगनर का ये सिद्धांत ना अपने समय से बहुत आगे था। मैं समझाती हूँ। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आज हम जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, करोड़ों साल पहले वे ऐसे बिखरे हुए नहीं थे। अच्छा, तो वे सब एक साथ थे? हाँ, वे सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक ही विशाल सुपर महाद्वीप का हिस्सा थे। वेगनर ने इस विशाल भूखंड को पेंजिया नाम दिया। पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी, है ना? बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा पेंजिया एक ही विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे उन्होंने पेंथलासा कहा, यानी जल ही जल। हाँ, तो फिर ये टूटा कैसे? वेगनर का मानना था कि लगभग 20 करोड़ साल पहले इस विशाल पेंजिया में दरारें आनी शुरू हुई। अच्छा। पहले ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम के 2 बड़े हिस्सों में बटा, और फिर समय के साथ ये हिस्से भी टूटकर अलग हो गए, जिससे आज की दुनिया का नक्शा बना। चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि जब कोई वैज्ञानिक इतना बड़ा दावा करता है, खासकर एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से भूविज्ञानी नहीं बल्कि मौसमविद हो, तो वैज्ञानिक समुदाय यूं ही उसकी बात नहीं मान लेता। सही कहा। सबूत तो चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो ये एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह लगता है। हाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक ही कागज को बीच से फाड़ दिया हो। है ना? लेकिन सिर्फ देखने में एक जैसा लगना विज्ञान के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि 1964 में बुलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पजल को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की कोशिश की। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के महाद्वीपों का एक नक्शा तैयार किया। लेकिन उन्होंने समुद्र के किनारे वाली रेखा को नहीं मिलाया। जहां लहरें टकराती हैं वो वाली रेखा? हाँ, क्योंकि समुद्र का जल स्तर तो बदलता रहता है। इसके बजाय उन्होंने समुद्र के नीचे 1000 फैदम यानी लगभग 1800 मीटर की गहराई वाली तटरेखा का इस्तेमाल किया। हाँ, जो महाद्वीपों का असली किनारा होता है। बिल्कुल। और ये समानता बिल्कुल त्रुटि रहित थी। वे दोनों महाद्वीप एक दूसरे में एकदम सटीक फिट हो गए। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन मैं सोच रहा था कि विज्ञान में सिर्फ किनारों का आपस में जुड़ जाना ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि वो कभी एक थे। आपका मतलब है कि ये महज एक भौगोलिक इत्तेफाक भी हो सकता है? हाँ, अगर ये दोनों जमीन के टुकड़े सच में एक साथ जुड़े हुए थे तो उनका जैविक इतिहास भी एक जैसा होना चाहिए। और यहीं पर जीवाश्म या फॉसिल्स सबसे बड़े गवाह बनकर सामने आते हैं। स्रोत सामग्री में मेसोसॉरस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है।
मेसोसॉरस, ये कोई डायनासोर था क्या? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना कि मेसोसॉरस कोई बहुत बड़ा समुद्री जीव नहीं था। ये एक छोटा रेंगने वाला जीव था अच्छा। और ये केवल उथले और खारे पानी में ही जिंदा रह सकता था। अगर वो गहरे समुद्र में जाता तो वो जीवित नहीं बचता। तो इसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि इस जीव की हड्डियां पूरी दुनिया में केवल 2 ही जगहों पर मिली हैं, दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में और ब्राजील के इरावत रॉक समूह में। अरे बाप रे। और आज इन दोनों जगहों के बीच 4800 किलोमीटर का विशाल अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल। एक छोटा सा रेंगने वाला जीव जो गहरे पानी में तैर नहीं सकता, वो 4800 किलोमीटर का महासागर कैसे पार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका तो एक ही तार्किक जवाब हो सकता है कि उस समय बीच में कोई महासागर था ही नहीं। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे और ये जीव उस पूरी जमीन पर पैदल ही आता जाता था। बिल्कुल सही। और केवल मेसोसॉरस ही नहीं, लेमूर नाम के जानवर के जीवाश्म भी भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। ये जानवर भी इतने बड़े महासागर तैरकर पार नहीं कर सकते। हाँ, और इसी समानता को देखकर वैज्ञानिकों ने ये विचार दिया था कि इन तीनों भूखंडों को जोड़ने वाला एक जमीनी हिस्सा रहा होगा जिसे उन्होंने लेमूरिया नाम दिया था। अच्छा, लेमूरिया। हाँ, इसके अलावा एक और सबूत है जो भूविज्ञान की दृष्टि से बहुत मजबूत है, और वो है प्लायसर निक्षेप, यानी खनिजों का जमाव। हाँ, मुझे याद आ रहा है अफ्रीका के घाना तट पर सोने के बड़े भंडार मिलते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन वहां आसपास सोने की कोई मूल चट्टानें या शिराएं नहीं है जिनसे वो सोना टूटकर आया हो। तो वो सोना वहां पैदा कैसे हुआ? जब खोज की गई तो पता चला कि सोने की वे मूल चट्टानें तो समुद्र के उस पार ब्राजील में है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे खजाने से भरा एक बक्सा एक महाद्वीप पर मिल जाए, लेकिन उस खजाने के असली रसीद और चाबी हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप पर दबी हो। है ना कमाल की बात। और दोनों महाद्वीपों पर चट्टानों की संरचना भी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाती है। घाना में जो सोना मिलता है वो असल में ब्राजील के पठार से ही नदियों द्वारा बहाकर लाया गया था, जब ये दोनों जमीनें एक साथ जुड़ी हुई थीं। तो चट्टानों और जीवाश्मों के ये सभी सुराग स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे थे कि महाद्वीप कभी एक साथ थे। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? वैगनर ने ये तो साबित कर दिया कि महाद्वीप खिसके हैं, लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि वे कैसे खिसके। हाँ, सही बात है। कोई इतनी बड़ी जमीन को धक्का कैसे दे सकता है? स्रोत में बताया गया है कि वैगनर ने इसके लिए ज्वारीय बल यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को जिम्मेदार ठहराया था। ज्वारीय बल? लेकिन उस समय के भौतिक विज्ञानियों ने तो इस विचार को पूरी तरह से नकार दिया होगा। बिल्कुल नकार दिया। उनका कहना था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महासागरों में ज्वार भाटा तो ला सकता है, लेकिन वो पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसकाने के लिए लाखों गुना कमजोर है। तो अगर चंद्रमा महाद्वीपों को नहीं खींच रहा था तो फिर कौन सी ताकत उन्हें धकेल रही थी? इस सवाल का जवाब महाद्वीपों पर नहीं, बल्कि पानी के नीचे यानी महासागरों के तल में छिपा था। लंबे समय तक तो यही माना जाता था कि महासागर का तल एक सपाट मैदान या किसी बड़े बाथटब के निचले हिस्से की तरह होता होगा। हाँ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पनडुब्बियों को समुद्र में छिपने के लिए सही रास्तों की तलाश थी, तो वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा, जिसमें ध्वनि तरंगों को समुद्र के तल की ओर भेजा जाता है। हाँ, और उनके टकराकर वापस लौटने के समय से गहराई का पता लगाया जाता है। तो जब वैज्ञानिकों ने सोनार की मदद से महासागरों के तल का नक्शा बनाना शुरू किया, तो क्या उन्हें वो सपाट बाथटब मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। जो नजारा सामने आया उसने भूविज्ञान की दुनिया को हैरान कर दिया। महासागर का तल किसी भी तरह से समतल नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? गहराई और संरचना के आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महाद्वीपीय सीमा, जो महाद्वीपों के उथले किनारों से शुरू होती है और समुद्र की सबसे गहरी खाइयों तक जाती है। और दूसरा भाग? दूसरा भाग है वितलीय मैदान या एबिसल प्लेन्स। ये वे विस्तृत मैदान हैं जहां महाद्वीपों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और अवसाद जमा होते हैं। लेकिन असली रहस्य तो तीसरे भाग में छिपाता है ना? हाँ, तीसरा और सबसे चौंकाने वाला भाग है मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशनिक रिजेस। ये क्या होते हैं? सोनार मैपिंग से पता चला कि महासागरों के बीचों बीच पानी में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला मौजूद है। पानी के अंदर पहाड़? हाँ, और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ियां नहीं है।
यह पृथ्वी के धरातल पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई है। अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात, इन कटकों के बिल्कुल बीचों बीच सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें से लगातार गर्म लावा बाहर निकलता रहता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। पौनी के मीलों नीचे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां विशाल पर्वत और उबलते हुए ज्वालामुखी मौजूद हैं। बिल्कुल, और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि समुद्र के नीचे आने वाले भूकंपों का केंद्र भी इन्हीं कटकों और गहरी खाइयों के पास होता है। मतलब भूकंप भी यहीं से आते हैं? हाँ, कटकों के पास आने वाले भूकंप कम गहराई से उठते हैं, जबकि महाद्वीपों के किनारों पर मौजूद खाइयों में आने वाले भूकंप बहुत अधिक गहराई से आते हैं। और मुझे लगता है यहीं से उस पहेली का दूसरा हिस्सा सुलझना शुरू हुआ होगा जो वेगनर नहीं सुलझा पाए थे। एकदम सही। जब वैज्ञानिकों को इन पानी के नीचे ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने एक बहुत ही तार्किक कदम उठाया। क्या कदम? उन्होंने इन चट्टानों की उम्र पता लगाने का फैसला किया। और अब ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि चट्टानों की उम्र पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे सुनने वाले ऐसे समझ सकते हैं कि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ठंडा होकर चट्टान बनता है तो उस चट्टान के अंदर मौजूद रेडियोधर्मी तत्व एक तरह की भूगर्भीय घड़ी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इन तत्वों के क्षय होने की दर इतनी स्थिर होती है कि वैज्ञानिक उस चट्टान की सटीक उम्र पढ़ सकते हैं। और पता है, जब उन्होंने ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर मौजूद चट्टानों की जांच की तो क्या पता चला? क्या? कि वे चट्टानें 200 करोड़ साल पुरानी है और दोनों तटों पर एक समान है। 200 करोड़ साल? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें, महाद्वीपों की चट्टानें तो अरबों साल पुरानी है, लेकिन महासागर के तल की चट्टानों की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उल्टी कैसे? वैज्ञानिकों को महासागर के तल पर कोई भी ऐसी चट्टान नहीं मिली जो 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी हो। रुको, ये तो बहुत अजीब बात है। महासागर हमारी पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन उनकी जमीन महाद्वीपों की जमीन के मुकाबले इतनी नई कैसे हो सकती है? है ना अजीब? हाँ, मतलब 20 करोड़ साल तो भूगर्भीय पैमाने पर कल की बात लगती है। जुरासिक काल से पहले का कोई भी समुद्री अवशेष वहां मौजूद ही नहीं था। और इस सवाल का जवाब उन चट्टानों की उम्र के पैटर्न में छिपा था। क्या पैटर्न था? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चला कि मध्य महासागरीय कटक के बिल्कुल पास जहां ज्वालामुखी है वहां की चट्टानें सबसे नई हैं। अच्छा। और जैसे जैसे कटक से दूर महाद्वीपों की तरफ बढ़ा जाता है, चट्टानों की उम्र बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कटक के दोनों तरफ समान दूरी पर स्थित चट्टानों की उम्र, उनकी संरचना और उनके चुंबकीय गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब एक परफेक्ट सिमेट्री है, जैसे आईने में कोई अक्स देखा जा रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्री, ये नई चट्टानें, महासागर के तल का इतना नया होना, ये सब उस पुरानी पहेली को कैसे सुलझाता है कि महाद्वीप कैसे खिसकते हैं? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इन सभी सुरागों को जोड़कर 1961 में हैरी हेस नाम के वैज्ञानिक ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। सागरीय अधस्थल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हाँ, उन्होंने समझाया कि मध्य महासागरीय कटकों के ज्वालामुखी से लगातार नया गर्म लावा बाहर आ रहा है। अच्छा। ये लावा ठंडे पानी के संपर्क में आकर जमता है, नई परत बनाता है और पहले से मौजूद समुद्री तल को दोनों तरफ धकेलता है। मतलब समुद्र का तल एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। ज्वालामुखी से लगातार नई जमीन बन रही है और वो पुरानी जमीन को धकेल रही है। लेकिन एक सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर समुद्र के बीच से नई जमीन लगातार बन रही है और बाहर की तरफ फैल रही है, तो क्या पृथ्वी का आकार भी एक गुब्बारे की तरह बड़ा हो रहा है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी का आकार बड़ा नहीं हो रहा है। तो फिर वो पुरानी जमीन जा कहाँ रही है? हेस ने बताया कि ये एक पूरा चक्र है। कटक से जो नई समुद्री परत बनती है वो धीरे धीरे खिसकते हुए महाद्वीपों के किनारे मौजूद गहरी खाइयों या ट्रेंचेस तक पहुंचती है। वहां ये पुरानी और भारी हो चुकी परत वापस पृथ्वी के अंदर यानी मैंटल में धंस जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पिघल जाती है। अरे वाह! यानी पृथ्वी के एक हिस्से में नई जमीन का निर्माण हो रहा है और दूसरे हिस्से में पुरानी जमीन का विनाश। बिल्कुल।
और इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के सिद्धांत ने भूविज्ञान की उस मास्टर थ्योरी को जन्म दिया जिसे आज प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जाना जाता है। हाँ, 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन जैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को एक नया रूप दिया था। हाँ, उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण, जिसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, वो अंडे के छिलके की तरह एक अखंड टुकड़ा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? बल्कि ये कई बड़े और छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें प्लेट कहा जाता है। और ये भारी भरकम प्लेटें स्थिर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी के भीतर मौजूद दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लगातार तैर रही हैं। ये एस्थेनोस्फीयर गर्म और आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि इन प्लेटों को कौन खिसका रहा है? इसका कारण है संवहन धाराएं या कन्वेक्शन करंट्स। पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से जो भयंकर गर्मी पैदा होती है, वो मैंटल की चट्टानों को गर्म करती है। हाँ, इसे एक उबलते हुए गाढ़े सूप के बर्तन या एक लावा लैंप की तरह समझा जा सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। नीचे से जो सामग्री गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। हाँ, जब वो पृथ्वी की ऊपरी परत के करीब पहुंचती है तो ठंडी होने लगती है। ठंडी होकर वो भारी हो जाती है और वापस नीचे की तरफ बैठने लगती है। बिल्कुल। ये उठने और गिरने की प्रक्रिया एक विशाल गोलाकार धारा या कन्वेयर बेल्ट बना देती है। और यही वो ताकत है जो अपने ऊपर मौजूद विशाल महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाती है। और वो भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बिना? बिल्कुल। और देखो, जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो उनके किनारों पर 3 तरह की सीमाएं बनती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे अपसारी सीमा कहते हैं, जहां नया लावा बाहर आता है और नए महासागर बनते हैं। और जब वे टकराती हैं? जब वे एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे अभिसरण सीमा कहते हैं, जहां भारी प्लेट नीचे धंस जाती है, खाइयां बनती हैं और पहाड़ ऊपर उठते हैं। अच्छा, और तीसरी? और जब वे एक दूसरे के बगल से रगड़ खाकर गुजर जाती हैं तो उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं, जहां कोई नई जमीन नहीं बनती लेकिन विनाशकारी भूकंप आते हैं। इस पूरी प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया को समझने के लिए भारतीय प्लेट का उदाहरण तो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यह कल्पना करना बहुत ही रोमांचक होगा कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा से एशिया का हिस्सा था ही नहीं। सही कहा। मैं बता रही थी ना पैंजिया के बारे में। जब पैंजिया टूट रहा था तब भारत भूमध्य रेखा के बहुत नीचे लगभग 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। मतलब वो मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के पास एक विशाल द्वीप की तरह था? हाँ, उस समय भारत और एशिया के बीच कोई जमीनी जुड़ाव नहीं था, बल्कि वहां एक बहुत बड़ा महासागर लहराता था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। हाँ, फिर भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर अपनी एक महान यात्रा शुरू की। हाँ, लाखों करोड़ों सालों तक यह प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर की गति से खिसकती रही। इसी लंबी यात्रा के दौरान लगभग 6 करोड़ साल पहले भारत जब एक हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा तो वहां भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। अरे हाँ, और इन्हीं ज्वालामुखियों के लावे से दक्कन के पठार या दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो आज भारत के बड़े हिस्से को कवर करता है। बिल्कुल सही। और फिर वो ऐतिहासिक समय आया लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले, जब भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर हुई। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उन दोनों प्लेटों के बीच मौजूद टेथिस सागर का पूरा मलबा, उसकी तलछट और जमीन दबाव के कारण ऊपर की ओर मुड़ गई। हाँ। और उसी मलबे के सिलवटों और मुड़ने से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला विशाल हिमालय का जन्म हुआ। बिल्कुल। जो आज पहाड़ की चोटियां हैं वो कभी समुद्र का तर हुआ करती थीं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और ये भूगर्भीय नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। मतलब ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है? हाँ, इसी निरंतर दबाव की वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। पृथ्वी कोई मृत पत्थर का गोला नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई और लगातार बदलती हुई प्रणाली है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो भी समझा है, अगर उसे समेटने की कोशिश की जाए तो हमने शुरुआत की थी एक जिक्सॉ पजल से। हाँ, जहां दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे आपस में मिलते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल।
फिर हमने मेसोजोरस जैसे छोटे जीवों के जीवाश्मों और घाना के सोने के खजाने की रसीदों को देखा, जिन्होंने हमें बताया कि जमीन के ये टुकड़े कभी एक ही थे। फिर हमने समुद्र की गहराई में गोता लगाया, सोनार के मदद से छिपी हुई पर्वत श्रृंखलाओं और खाइयों का नक्शा देखा, जिसने हमें बताया कि महासागर का तल कोई शांत जगह नहीं है। हाँ, बल्कि एक सक्रिय फैक्ट्री है जहां लगातार नई जमीन बन रही है। और रेडियोमेट्रिक डेटिंग ने इस बात की पुष्टि की कि महासागरों की उम्र महाद्वीपों के मुकाबले कितनी कम है। हाँ। और अंततः प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत और पृथ्वी के अंदर उबलती संवहन धाराओं ने हमें समझाया कि ये भारी भरकम महाद्वीप आखिर खिसकते कैसे हैं। बिल्कुल, भारत का भूमध्य रेखा से उठकर एशिया से टकराना और हिमालय का निर्माण होना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शानदार जीवंत प्रमाण है। हाँ, ये विज्ञान की एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। सही बात है। जो आज एक विशाल पहाड़ है, वो कल किसी महासागर की खाई में समा सकता है, और जो आज समुद्र का तल है, वो भविष्य में किसी नई पर्वत श्रृंखला की चोटी बन सकता है। और इसी सोच के साथ आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ विराम देना सही रहेगा। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा, भारतीय प्लेट आज भी उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय ऊंचा हो रहा है। इसी तरह अटलांटिक महासागर लगातार फैल रहा है और प्रशांत महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो अगर प्लेटें इसी तरह करोड़ों सालों तक बिना रुके खिसकती रहीं, तो भविष्य में पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या सारे महाद्वीप एक दिन फिर से आपस में टकराकर एक नया सुपर महाद्वीप, एक पैंजिया 2.0 बना देंगे? आहा, हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वाले अपनी अगली कॉफी के साथ जरूर विचार कर सकते हैं। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गहरे विश्लेषण में साथ देने के लिए सभी का आभार। पढ़ते रहिए और अपने पैरों के नीचे की जमीन के रहस्यों पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।